हेलो बेटा। बेटा आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की कंटिन्यूटी में नया कंसेप्ट करेंगे, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होती है? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, मगर ये फोर्स नहीं होती। जैसे मान लो ये सेल है, सेल को हमने सर्किट में लगा दिया, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और मान लेते हैं ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो जब हम ये मान लो यहाँ पे एक की लगी है, जब हम की को प्रेस करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करता है। करंट कहाँ से कहाँ को चलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलता है। जब करंट फ्लो करता है सर्किट में चलने से पहले वो सेल में चलता है। ठीक है ना। जो सेल में करंट फ्लो करता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट में से चलते वक्त अपोजिशन फील होती है। सो वो जो सेल के अंदर उसे अपोजिशन फील होती है उसे हम क्या कह देते हैं? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है ना। सो जब करंट सर्किट में फ्लो करता है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस थोड़ी सी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है ना, जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा। मगर अगर हम इसे ओपन रखें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो सेल के अंदर भी करंट, जब सर्किट में करंट ड्राई नहीं होगा, सेल में से करंट ड्राई नहीं होगा तो सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, ठीक है ना, वो तो तब एक्टिवेट होंगे ना जब वो दोनों जुड़ेंगे। जैसे सेल का देखो आप, ये मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है। सेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड होती हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। अगर मान लो ये आपस में जुड़े ही ना, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा ही नहीं। यही यहाँ पे होगा कि जब हम इसे सर्किट को ओपन रखेंगे, ठीक है ना, सर्किट को ओपन रखेंगे तो सेल के अंदर करंट फ्लो होगा ही नहीं, बाहर तो बाद में आएगा ना। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पे इसके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के अक्रॉस होगा उसे हम क्या कह देंगे? ईएमएफ बोल देंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे पहले मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की आपको डेफिनेशन दे देता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन offered by the electrolyte, it is the opposition offered by the electrolyte of cell to the flow of current through it। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अब बात करते हैं। अभी मैंने बताया जैसे कि अगर सर्किट ओपन होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। जब सर्किट ओपन है ना अंदर फ्लो करेगा ना बाहर फ्लो करेगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को जो इसके टर्मिनल के क्रॉस है, सेल के टर्मिनल के क्रॉस इन ओपन सर्किट, उसे हम क्या बोल देंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल बोल देंगे। सो ईएमएफ ऑफ द सेल की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वो क्या लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द टर्मिनल potential difference, it is the terminal potential difference of the cell in an open circuit, in an open circuit। क्योंकि ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट नहीं फ्लो करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके टर्मिनल के अक्रॉस। तो उसे हम क्या बोल देंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल बोल देंगे। ईएमएफ ऑफ सेल को एक और डेफिनेशन से हम, एक और इसकी डेफिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे आपको मालूम ही है, ये मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपने पहले यूनिट में पढ़ा है, क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving, it is the amount of work done in moving a unit charge around the circuit,
अराउंड द सर्किट, यानी कि यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सो बेटा ये तो थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या होता है? अगर आपको ईएमएफ का डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट समझ लग गया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी इजी है। तो अब हम करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि अगर सर्किट ओपन है तो उस वक्त सेल के टर्मिनल के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज है, मान लो मैंने सर्किट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ये जो रजिस्टर है ये सेल में से करंट ड्रा करेगा, तो सेल के अंदर भी करंट फ्लो होगा। जब सेल के अंदर भी करंट फ्लो होगा बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके इक्वल, आईआर के इक्वल। और जिसके कारण टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है। सो थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जिसके कारण टर्मिनल के क्रॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो कम होने के बाद वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्या लिखेंगे, इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द टर्मिनल potential difference, it is the terminal potential difference across the terminal of cell in an closed circuit, in an closed circuit। जब सर्किट क्लोज होगा उस वक्त सेल के टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोल देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा अब हम रिलेशन ड्राइव करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में। जैसे आपको मालूम ही है कि करंट किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ लगाओ आप, टोटल ईएमएफ इन द सर्किट, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कितना होगा, जितनी ईएमएफ होगी। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कितना होता है, जितनी ईएमएफ होती है, ओवर क्या हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। इतना करंट फ्लो करेगा। सो टोटल ईएमएफ कितनी है, मान लेते हैं ईएमएफ इसकी कितनी है, ई है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, ये मान लेते हैं, ठीक है। सो टोटल ईएमएफ कितनी आ जाएगी, ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, ये आ जाएगा आर प्लस आर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम हमेशा कैसे लेते हैं, सीरीज में लेते हैं। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लेंगे तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। तो आई के इक्वल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, इसे दूसरी तरफ ले जाओ, ये हो गया आई आर प्लस आई आर बन गया, ठीक है ना। सो ये आई आर क्या है, ये पहली वाली जो टर्म है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद जो पोटेंशियल बचा वो यहाँ पे डेवलप होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पहले पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। सो इसके टर्मिनल पे फिर कितना आता है, पोटेंशियल इतना आता है। ये सारे का सारा फिर कहाँ पे ड्रॉप होता है, आर के क्रॉस, क्योंकि इसके अलावा और कोई कंपोनेंट सर्किट में है नहीं। सो इसलिए ये आई आर किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। सो ये आ जाएगा आई आर प्लस वी इज इक्वल टू ई। सो यहां से v की वैल्यू निकाल लो, ये बन गई e माइनस आई आर। सो बेटा ये रिलेशन बनता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल में, ये हमारा रिलेशन बनता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है कि इफ i इज इक्वल टू 0 हो जाए तो v किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तब भी v किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। अदरवाइज सारे केसेस में क्या होता है, ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। सो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे।
कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होता है। जैसे बेटे हमें ओम्स लॉ का मालूम ही है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V किसके इक्वल होता है, I इंटू R के इक्वल होता है। I की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी, किसके इक्वल थी, E ओवर R प्लस R इंटू R हो गया, ये कितना हो गया, ये V के इक्वल हो गया। इसे दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू ER के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये बन गया VR प्लस VR इज इक्वल टू ER के इक्वल हो गया। ये VR को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बन गया, ये बन गया है E माइनस V इंटू आर, आर कॉमन था मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये V को भी दूसरी तरफ ले जाओगे, ये सारी टर्म को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगा E माइनस V ओवर V इंटू आर। इसे अकेली अकेली टर्म से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा E ओवर V माइनस 1 इंटू आर। सो बेटा ये रिलेशन बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। सो इस तरह से हमारा जो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम कम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे। तो ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे। थैंक यू।